नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा सिंह और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातचीत में। आज हमारे साथ बातचीत में हमारे देश के जाने-माने प्रख्यात पत्रकार और इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर राजदीप सरदेसाई जी हैं। राजदीप जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया प्रतीक्षा। तो राजदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे चाइना इशू पर होगा कि चाइना इशू को आज तक ने बहुत बारीकी से कवर किया है। आपके रिपोर्टर्स ने ले से ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर आपके स्टूडियो में सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू चाइना की एक-एक ट्रूप को दिखाना, एक-एक बैरिकेड्स को दिखाने तक आज तक ने प्रॉपर अच्छे तरीके से दिखाया है कि चाइनीज आर्मी कितने हमारे सीमाओं के अंदर तक घुसी हुई थी, आ चुकी थी मतलब। और लेकिन इसके बाद भी हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं। चाइनीज आर्मी का ट्रैक रिकॉर्ड पास देखते हुए और ये जानते हुए कि हमारी मतलब चाइनीज आर्मी इज क्वाइट केपेबल धोखा देने के, वो लोग उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी नीतियां बहुत धोखेबाज किस्म की होती हैं। ये जानते हुए आपको नहीं लगता कि हमारी रणनीति में कहीं ना कहीं चूक रही होगी कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए? देखिए, ऐसा है, मैं कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत कहाँ गई, सही। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना, और आपने जो सवाल पूछा है वो अपनी जगह वाजिब है कि क्या हुआ जिसकी वजह से इतने चीन सैनिक हमारी एक तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो दोनों देश कहते हैं कि कुछ जमीन हमारी है, हम कहते हैं कुछ जमीन हमारी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से चीनी सैनियों ने पैंगोंग सो लेक में और गालवान वैली में वहां जिस तरह से एंट्री की है, उस पर सवाल उठाना वाजिब है। और मुझे लगता है कि हम केवल सवाल इस समय उठा सकते हैं। ये कोई समय नहीं है कि एक दोनों देशों के बीच एक तू मैं का समय नहीं है। ये समय है, मुझे लगता है कि बड़ी सावधानी से हम एक ऐसी स्थिति पर आए जहां अप्रैल के पहले जो स्थिति थी वो एक बार फिर बरकरार हो। और उसके लिए हमें लगता है कि जो संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मामले होते हैं, उस पर हम जितनी सावधानी बरते उतना अच्छा होगा। लेकिन सवाल जरूर पूछने चाहिए कि क्या हुआ मार्च अप्रैल के महीने में कि इतनी बड़ी चाइनीज बिल्डअप होती है, और इसके बारे में या तो जानकारी नहीं थी या हमने उसे एक तरह से नजरअंदाज किया। ये सवाल उठाना वाजिब है। सरकार को इस सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन इस समय पहली प्राथमिकता है कि चीनी सैनिकों को उस जगह पर फिर भेजा जाए जो मार्च अप्रैल में जिस तरह से वहां स्टेटस को हुआ करता था। और सर, जैसे चाइनीज जो है हमसे लड़ाई मोल रहे हैं बॉर्डर पे और नक्शों पे, वो लोग हमारे सीमाओं के अंदर आ रहे हैं और हमारी सरकार उनकी इकोनॉमी को शैटर करके जवाब देने की कोशिश कर रही है, उनके एप्स बैन करके, उनके प्रोडक्ट्स बैन करके, इंडिया से ट्रेडिंग कम करके। क्या आपको लगता है दिस इज जस्टिफाइबल कि हमारे सैनिक मारे जाए और यहाँ हम उनकी इकोनॉमी को बैन करें? देखिए, ये बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। कोई भी देश अगर कोई देश दुश्मनी की तरह हमारे सैनिकों के साथ झड़प करे तो किसी भी देश का अधिकार है कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे। हमने रिस्पॉन्ड किया है। अब वो कुछ लोग किस तरह से देखते हैं वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक वाजिब स्टेप था अपनी जगह। पर अगर हमको लगे कि इससे मामला सुलझेगा, वो हम उससे दूर हटे, क्योंकि मामला इतने आसानी से सुलझने नहीं वाला, कई महीने लगेंगे। और ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई ओवरनाइट 24 आवर ऑपरेशन नहीं होगा, कई महीने लग सकते हैं। लेकिन ये जो भारतीय सेनाओं ने किया है वो अपनी जगह में ठीक है, एक कदम आगे लिया है। और आप ऐसी स्थिति नहीं कर सकते कि दोनों सेनाओं के बीच में झड़प होती है बॉर्डर पर, और लेकिन चाइनीज कंपनियां भारत में आती रहती हैं। तो एक मैसेज जाना मुझे लगता है जरूरी था। और सर, जब चाइना की बात आती है तो हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो काफी फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे हम राहुल गांधी जी को ही ले, जब से चाइना इशू शुरू है वो रोज कोई ना कोई अपना मैसेज पास ऑन करते रहते हैं या फिर वो कोई ना कोई ट्वीट के थ्रू मोदी सरकार को घेरे में लेने की काफी कोशिश करते हैं।
क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे जहाँ पे पूरे देश को एक साथ होके लड़ना चाहिए, हमारे पूरे देश को एकजुट होके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने अलग हटा के जहाँ पे हमें लड़ना चाहिए एक अलग अलग देश के खिलाफ, वहां पे ये चीज कि हम अपने ही सरकार को घेरे में लें, कहाँ तक ये राष्ट्रता के हित में है? देखिए, आप ये जानिए, सवाल पूछना कोई देशद्रोह का काम नहीं है। अगर राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं तो वो वाजिब है, वो विपक्ष के नेता है, सरकार से सवाल पूछेंगे। 62 में जब नेहरू जी ने चीन के साथ जब जंग हुई थी तब पार्लियामेंट बैठी थी और वाजपेयी जी ने सरकार से कई सवाल और आलोचना भी की थी। देखिए, सवाल पूछना एक बात होती है, आलोचना करना दूसरी बात। मुझे लगता है ये समय है सवाल पूछना और सवाल के जवाब लेना। आलोचना जो है शायद ये समय नहीं है। आलोचना तब हो सकती है जब ये पूरा मामला पहले सुलझा जाए। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का सवाल पूछना बिल्कुल अपनी जगह वाजिब है। आलोचना करना या किसी व्यक्ति विशेष हर चीज को करना मुझे लगता है थोड़ा इमैच्योर है। लेकिन अब आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि इतनी विभाजित हो गई है कि हर चीज को लेकर आप किसी एक व्यक्ति विशेष राजनीति बन गई है। फिर वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी या कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, ये चीन और भारत का मामला है। सर, राहुल गांधी की बात हो रही है तो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि आप राहुल गांधी को क्या मोदी जी का सब्स्टिट्यूट देखते हैं कि वो आप उन्हें कहीं पर पीएम देखते हैं क्या? देखिए, भविष्य में कौन क्या बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज की तारीख में आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी देश के नेता नंबर 1 है। वो 2 लगातार चुनाव जीते हैं, तो वो लोकप्रिय नेता हैं। राहुल गांधी ने अभी तक वो लोकप्रियता नहीं पाई है और 2 चुनाव लगातार हारे हैं। तो ये कहना कि कल क्या होगा मुश्किल है, लेकिन अभी आज की समय में मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी मोदी जी का डायरेक्ट मुकाबला कर पा रहे हैं। और पहले उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी, पार्टी में लोकप्रियता बढ़ानी पड़ेगी, राजनीति करनी पड़ेगी। वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, तो उन्होंने जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और कौन जाने 5-10 साल बाद कुछ भी हो सकता है। और सर, क्योंकि अभी राहुल गांधी के भी टिप्पणियों की जब बात चली रही थी, तो जब राहुल गांधी जी, आपने जैसे बोला कि वो सवाल पूछते हैं और आलोचना करते हैं, तो उनके आलोचना को तो एक साइड रख के जब सवाल की बात करते हैं तो वो सवाल अपना पूछते हैं मोदी सरकार से और बीजेपी गवर्नमेंट से, और जो बीजेपी है वो पूरा का पूरा उस सवाल को सेना पर डाल देती है कि राहुल गांधी हमारी सेना को और हमारे देश को बोल रहे कि देश डर गया या सेना डर गई है। आपको क्या लगता है कि ये तू मैं यहाँ तक कहाँ तक सही है सर? देखिए, मुझे ये तू मैं देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील है। इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी इस तू में हल्केपन शुरू हो जाती है। और ये भी मैंने कहा है कि सवाल उठाना वाजिब है। राहुल गांधी ने सवाल उठाने चाहिए और उसी गंभीरता से सवाल उठाने चाहिए और सरकार ने उसी गंभीरता से जवाब देने चाहिए। ये हल्केपन इसलिए हुआ है कि हर चीज अब ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक तरह से गेम की तरह हो गई है। आप कुछ कहें, दूसरा कुछ उसका जवाब देता है। ये जो तू मैं होती है, टीवी के स्टूडियो में ज्यादा होती है। मुझे नहीं लगता हमारे सैनिकों पर कोई असर होता है, लेकिन जो टीवी स्टूडियो की जिस तरह से हल्केपन से बातचीत होती है, उससे मुझे लगता है न्यूज की गंभीरता थोड़ी कम हो जाती है। इसे हम ना, और हमारे नेताओं को भी इसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हर चीज को आप किसी इस तरह से एक तू मैं ना बनाए तो अच्छा होगा। और सर, जब बात अब न्यूज की आ रही है तो एक चीज मेरे को आपसे ये पूछना था कि जब हम चाइना की बात करते हैं या अमेरिका या रशिया या कोरिया, ये सारे देश, ये सब हमसे टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली काफी आगे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भारत बहुत पीछे है, लेकिन ये सारे देश कंपैरेटिवली बहुत आगे है जब बात आती है डेवलपमेंट की, और इनकी मीडिया डेवलपमेंट इशू को काफी काफी ज्यादा प्रायोरिटी देती है। जबकि हमारी मीडिया पे बात है तो हमारी मीडिया ये ना बात करके कि हमारे कोई टॉप इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए या फिर कैसे मेट्रो कैसे ट्रेन सिस्टम ठीक होना चाहिए और
विकास कहाँ तक कैसे कैसे होना चाहिए उसको कवर ना करके हमारी मीडिया ज्यादातर जातिवाद और हिंदू मुस्लिम बेस्ड प्रोग्राम्स करते हैं। आपको नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो जैसे यूथ ज्यादातर इन्फ्लुएंस होता है मीडिया से, तो आपको नहीं लगता कि मीडिया को अपने प्रोग्राम्स में भी कम से कम चेंजेस लाने चाहिए टू अवेयर पीपल अबाउट डेवलपमेंट? जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लगती है और अपनी जगह में आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या हुआ है कि मीडिया जो है वो एक तरह से एक अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में फंस गया, अभिमन्यु की तरह, कि आपको मीडिया को एक व्यवसाय की तरह भी देखना पड़ता है, और अगर आप व्यवसाय की तरह देखें तो फिर आपको टीआरपी देखनी पड़ती है। अगर आप टीआरपी को देखना है तो काफी हद तक आपको सनसनी करनी पड़ती है। सनसनी का मतलब है हल्केपन से कभी-कभी न्यूज़ ली जाती है, और जो गंभीर विकास के मुद्दे हो, कृषि के मुद्दे हो, एनवायरनमेंट के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो उनमें उतनी सनसनी नहीं मिलती है। अब देखिए कोरोना के टाइम पे इतना पब्लिक हेल्थ का प्रॉब्लम है देश के सामने, लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि देश में टीवी पे खास करके इतने हेल्थ रिपोर्टर्स बने हैं जो इसको उस गंभीरता से लोगों के सामने ले आए। तो ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया है, जिसका आसान कोई जवाब नहीं है, और मुझे लगता है हम सब मीडिया वालों को अपने कोशिश तो करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह से कैसे आगे निकलकर एक ऐसी मीडिया बनाए जहां जो मुद्दे आपने रखे, विकास के मुद्दे, उनको हम आगे रखें। और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप विकास के मुद्दे देखना चाहते हैं या आप भी सनसनी देखना चाहते हैं? सर लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि जब मीडिया हाउसेस को ज्यादातर चाहिए टीआरपी, और टीआरपी के लिए कुछ स्टंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउसेस अपनाते हैं। अब जैसे कुछ मीडिया हाउसेस की बात करें, सारे नहीं, कुछ वैसे चैनल्स होते हैं जो कि जैसे जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती है तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को या फिर पाकिस्तानी राजनीतिक विशेषज्ञों को लेकर आते हैं, और वो फिर हमारे स्टूडियो में बैठते हैं और वो हमसे ही तो मैं करते हैं, हमारा ही स्टूडियो हमारे देश के खिलाफ आके बोल के जाते हैं। हम क्या उन्हें क्या सोच के बुलाते हैं कि वो आके ये कहेंगे कि पाकिस्तानी हमारी सेना ने बहुत गलत किया जी, और हमारी सेना में तो मतलब हमारा देश आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। देखिए अब मैं ये बड़ी दुख की बात है कि जैसे मैंने कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान जैसा भी गंभीर मुद्दा जो है उसे एक तरह से इसी शोरगुल में उसे शोरगुल में वो मुद्दा जो है इस तरह से हम उसे प्रेजेंट करते हैं जैसे हम स्टूडियो में ऐलाने जंग कर रहे हैं, कि बड़ा आसान होता है स्टूडियो में जंग करवाना या दोनों देशों के जनरल्स के बीच में कोई झगड़ा करवाना। देखिए असलियत कुछ और है। मीडिया अगर इसी डायरेक्शन, इसी दिशा में जाए तो मुझे लगता है लोग धीरे धीरे मीडिया को तमाशा की तरह देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं, और न्यूज कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा। ये जो एक प्रश्न है न्यूज चैनलों के सामने, ये न्यूज चैनल के एडिटर्स और मालिकों को डिसाइड करना है कि किस तरह की मीडिया हम चाहते हैं। और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन इसका ये एक नई मीडिया आएगी। मैं आश्वस्त हूँ कि एक दिन नई मीडिया आएगी जो इन सब चीजों को एक तरह से किनारे करके एक नया अच्छा मीडिया लोगों के सामने ला पाएंगी। सर लेकिन जैसे अब आपने नई मीडिया की बात की, और जो ओनर्स होते हैं मीडिया चैनल्स की जब उनकी बात आ रही है, तो जैसे मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, हमें बेसिक जर्नलिस्टिक एथिक्स पढ़ाए जाते हैं, और जो सबसे बेसिक होता है वो होता है अनबायस्ड, दैट मीडिया शुड बी वेरी अनबायस्ड। आज के जमाने में मीडिया अनबायस्ड तो हो ही नहीं सकती, उल्टा सारी मीडिया चैनल्स किसी ना किसी विचारधारा पे डिवाइडेड है। मतलब वो एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ दैट चैनल। जो उस चैनल का ओनर कहता है, जर्नलिस्ट चाहे कुछ भी हो, जर्नलिस्ट को उसी फॉर्मेट में चलना पड़ता है, उसी पैटर्न में चलना पड़ता है। कुछ चैनल्स चाहे सरकार की कोई भी नीति है अच्छी बुरी, वो उसके अगेंस्ट ही बोलेंगे, और कुछ चैनल्स बिल्कुल उसके फेवर में ही बोलेंगे। यहाँ पे आपको क्या लगता है, वो दिखाएंगे फैक्ट्स, बिल्कुल सही फैक्ट्स दिखाएंगे, लेकिन मैनिपुलेशन की बात आ जाती है वहां पे। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक वाजिब है?
देखिए, मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की तो हमें हमेशा कहा गया था पत्रकार जो है खुद खबर पर फोकस करें। अब क्या हुआ है, हम सब और मैं उसमें शामिल हूँ कि हम अपने विचार रखते हैं ज़्यादा और खबर कम करते हैं। ये हमारी मुझे लगता है विडंबना है। और जहाँ तक चैनल्स हैं, कुछ चैनल आपने सही कहा एक एजेंडा चलाते हैं और दिन-रात चलाते हैं और ये गलत है। अ, देखिए अंत में समाज भी बढ़ गया है, उस जिस तरह से समाज बढ़ गया है उस तरह से चैनल और न्यूज़ रूम भी बढ़ गए हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें फिर से इस चक्रव्यूह से निकलना है कि हमारी ज़िम्मेदारी कुछ और है, हम एक आईना हैं, समाज में जो हो रहा है उसका आईना है। हम उस आईने को अगर दिखाएँ जिसमें अच्छी बातें भी हो, लेकिन उसमें कई ऐसी बातें भी हो जो मुझे लगता है लोगों के सामने जो जो बुराइयाँ हैं, वो भी अगर रख पाएँ, तो मुझे लगता है हम एक वाक़ई अच्छा मीडिया हाउस बना सकते हैं। हम किसी दूसरे को दोष ना दें, हमें खुद इस पर देखना पड़ेगा कि किस तरह की पत्रकारिता हो जिसमें सच्चाई लोगों के सामने रखें। एक क्योंकि आखिरी सर सवाल मुझे, अब मेरी मीटिंग है। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैं बस रैप अप ही कर रहे थे। तो क्योंकि आज के ज़माने पे मीडिया को मीडिया कम मोदिया ज़्यादा बोला जा रहा है, कुछ 1 आध 2 चैनल्स को हटा दे तो ये एक आम जनता बोल रही है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भाई जर्नलिस्टिक एथिक्स की कहीं न कहीं विडंबना हो रही है, तभी ये मीडिया को मोदिया बोल दिया जा रहा है आजकल। तो और हम लोग एक न्यू जनरेशन जर्नलिस्ट अब क्योंकि अब जब उभरते हुए आ रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी नई मीडिया से? देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशंस मैं बस चाहता हूँ कि आप जो पत्रकार हैं, अपनी जो एक आइडियलिज़्म है, एक आप अपनी विचारधारा जो भी हो, आपकी जो आप चाहते हैं कि दुनिया बेहतर हो, समाज बेहतर हो। पत्रकार जो है उसके लिए तो पत्रकार बनता है कि आप चाहते हैं कि हकीकत लोगों के सामने लाए। दुनिया में जो गलत हो रहा है वो लोगों के सामने लाए। आप बगैर भय के, बगैर किसी को फ़ेवर करते हुए, किसी से डरते हुए आप ये मामले आगे रखें। और मैं चाहता हूँ कि जो यंग पत्रकार हैं वो उसी तरह से जो समाज में बदलाव हो रहा है वो लोगों के सामने लाएँ। और आप बगैर हिचकिचाए, देखिए आदमी मुसाफिर है, आता है, जाता है। आते-जाते रास्तों पर अपनी यादें छोड़ जाता है। आप चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, दुनिया भले ही और कुछ करे, आप अपना काम लोगों के सामने करते रहिए। ये आपकी एक टारगेट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए थैंक और यू सो मच। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया।